पेश है कहानी लाल इश्क का दूसरा हिस्सा। कबीर को गुलफशा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो हैरान परेशान गुलफशा को इधर उधर ढूंढते हुए ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ें देने लगा, मगर उससे गुलफशा कहीं दिखाई नहीं थी। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। प्लेटफार्म पर जहाँ तक हो सकता था उसने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर उसे गुलफशा नहीं दिखी। अब तो ट्रेन ने एक झटका लिया और पटरियों पर रेंगने लगी। बढ़ती ट्रेन को देखकर कबीर का दिल बैठा जा रहा था। वो और ज़ोर ज़ोर से गुलफशा को पुकारने लगा। सभी लोग लगभग ट्रेन पर चढ़ ही चुके थे। एक आध लोग रेंगती ट्रेन पर दौड़कर चढ़ रहे थे। कबीर को जब गुलफशा दिखाई नहीं दी तो वो भागकर ट्रेन के डिब्बे में झांकने लगा। वो डिब्बे के बाहर से गुलफशा को पुकार रहा था। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी वैसे वैसे कबीर की आंखों में आंसू नबूतार हो रहे थे। वो दर्द भरी आवाज़ से गुलफशा को पुकार रहा था। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, गुलफशा, अगर तुम नहीं आई तो मैं भागकर ट्रेन के सामने आ जाऊंगा और इसी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। ये बात जैसे ही कबीर ने कही, उसने अगले ही पल देखा कि एक डिब्बे से गुलफशा ने बाहर झांका। उसने आओ देखा न ताओ सीधा नीचे छलांग लगा दी और भागकर वो कबीर के पास आ गई। कबीर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। ट्रेन की रफ्तार अब नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। कबीर के दोस्त ने उसे आवाज़ देकर जल्दी से अपनी ओर बुलाया। कबीर गुलफशा का हाथ थामकर ज़ोर से भागने लगा और कासिम के पास जाकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कासिम ने उसे अंदर खींच लिया और अब दोनों डिब्बे के अंदर आ चुके थे। कबीर और गुलफशा अब सही सलामत ट्रेन के अंदर थे। अंदर आकर गुलफशा ने कबीर से कहा, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे थे आप? आखिर आपकी जान क्या इतनी सस्ती है कि एक झटके में इसे कुर्बान कर देंगे आप? कबीर खामोश खड़ा गुलफशा को देखता रहा। कुछ देर रुककर गुलफशा फिर बोली, आखिर आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने की बात क्यों कह रहे थे? उसकी बात पर कबीर कहने लगा, क्योंकि मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। उसके इतना कहते ही गुलफशा बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर बोलने लगा, मुझे नहीं पता, मगर जो मेरे दिल में था वो मैंने तुमसे कह दिया। यही कारण था कि मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो गया था। गुलफशा खामोशी से कबीर को देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम कभी एक नहीं हो सकते। उसकी बात पर कबीर बोला, देखो गुलफशा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मगर जान लो मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, मगर ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। ज़िंदगी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वरना मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूँगा। उसके इतना कहते ही गुलफशा ने कबीर के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए कहा, खबरदार अगर ये अल्फाज आपने अपने मुंह से दोबारा निकाले तो। कबीर बोला, मैं तुम्हारा फ़ैसला जानना चाहता हूँ। कुछ देर रुककर गुलफशा कहने लगी, मुझे तुमसे मिले हुए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा है, मगर फिर भी न जाने क्यों दिल तुम पर यकीन करता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने कबीर को अपने गले से लगा लिया और इस तरह से इन दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मगर ये सब वहाँ खड़े कासिम को ठीक नहीं लग रहा था। किसी से इतने कम समय में इतना घुल मिल जाना कि जीने मरने तक का फैसला कर लेना, ये सब उसे ठीक नहीं लग रहा था। मगर वो कर भी क्या सकता था? वो सिर्फ कबीर का एक दोस्त था। कासिम और गुलफशा ने बहुत देर तक एक दूसरे से बातें की। बातों ही बातों में गुलफशा ने कबीर से कहा कि क्या उसके घर वाले उसे अपनाएंगे? तो इस पर कबीर बोला, वो उन्हें किसी तरह मना लेगा। दोपहर का समय हो चला था तो कबीर ने गुलफशा से आराम करने को कहा। गुलफशा वहाँ पर शीट पर लेटकर आराम करने लगी और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। जब कासिम ने उसे सोता देखा तो वो कबीर के पास आकर बोला, कबीर, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। कबीर ने जवाब दिया तो कासिम कहने लगा, देख दोस्त, मुझे तुम्हारे निजी मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी अपने दिल की बात मैं तुमसे कह सकता हूँ। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? अजीब? क्या अजीब? इस पर कासिम बोला, यार, अभी इस लड़की को तुमसे मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम इसको दिल दे बैठे, और ये लड़की भी तुम पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती है?
इस पर कबीर ने कहा, देख कासिम, उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गम झेले हैं। उसकी निजी ज़िंदगी में कोई भी उसका अपना नहीं था। उसको मुझ पे भरोसा है। वो मुझ में अपनापन देखती है, इसलिए मेरे साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। और मुझे गुलफशा पर पूरा यकीन है। मैंने इसकी आंखों में वो दर्द महसूस किया है जो ये बेचारी अभी तक झेलती आई है। मैं इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। कबीर के ऐसा कहने पर कासिम ने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप एक किनारे पर बैठ गया। कबीर ने कासिम से कहा, देख यार, ये सब छोड़ और पहले ये बता कि हम लोग गुलफशा को रखेंगे कहाँ। उसकी बात पर कासिम बोला, क्या मतलब कहाँ रखेंगे? इसे अपने घर ले जाओ। अब साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इतना सोचना क्या? कबीर कहने लगा, नहीं, मैं अभी गुलफशा को अपने घर नहीं ले जाऊंगा। पहले मैं अपने घर में इसके बारे में बात करूंगा और अगर घर वाले मान गए तो ठीक, वरना मैं शहर छोड़कर गुलफशा के साथ कहीं और रहने लगूंगा। कबीर की इन बातों से कासिम बहुत हैरान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर कबीर को हो क्या गया है। इस लड़की ने इस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि कबीर बदलता ही जा रहा है। कबीर ने कासिम से कहा, कासिम यार, तुम्हारे पास एक घर है जो खाली पड़ा है, क्यों ना हम गुलफशा को उसमें ठहरा दें। कबीर की बात को कासिम मना न कर सका। उसने कहा, ठीक है, हम तब तक गुलफशा को वहीं ठहरा देंगे। उसकी बात पर कबीर बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त। ये कहकर वो खुशी मन से अपने भविष्य के सपने बुनने लगा और इस तरह से उन तीनों का सफ़र पूरा हुआ। रात के लगभग 11 बज चुके थे। वो तीनों अपने स्टेशन पर उतरे और एक रिक्शा पकड़कर तहसीनगंज के इलाके में आ गए। यहाँ कासिम का एक और मकान था जो खाली पड़ा था। कासिम उन दोनों को अपने उस मकान में ले गया। उसने गुलफशा के रहने के लिए एक कमरा उसे दे दिया जिसमें एक पलंग और 2 कुर्सियाँ पहले से रखी हुई थीं। कबीर ने उसे खाने की चीज़ें दी जो उसने रास्ते में पहले ही ले ली थीं और गुलफशा से कहा, गुलफशा, तुम ये खाकर आराम कर लो। मैं घर जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तब तक तुम दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। उसने गुलफशा को सब कुछ समझा दिया और वहाँ से वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो अपने घर भी पहुँच गया और फ्रेश होकर अपने कमरे में चला गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसे गुलफशा की याद सता रही थी। वो मन ही मन ये फैसला कर चुका था कि गुलफशा के बारे में वो सबको बता देगा। किसी तरह उसे नींद आई और वो सो गया। दूसरे दिन तरोताज़ा होकर वो सबके साथ चाय नाश्ता करने लगा। वो खामोशी से चाय पी रहा था। उसके मन में उधेड़बुन हो रही थी कि वो बात कहाँ से शुरू करे। उसे सोच में डूबा देख उसकी माँ ने कहा, बेटा कबीर, क्या हुआ, इतनी सोच में क्यों डूबे हुए हो? कबीर कहने लगा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। उसकी माँ बोली, तो तुम इतना खामोश क्यों हो? उनकी बात पर कबीर ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता को गुलफशा के बारे में सारी बातें बता दी और साथ में उन्हें अपना इरादा भी बता दिया। कबीर की बात पर उसके घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर अपने माता पिता के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके माता पिता ने कहा कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं हो सकता। वो गुलफशा को नहीं अपना सकते। इस पर उसके घर में तनाव का माहौल और हो गया। कबीर ने अपने माता पिता को हर तरह से समझाने और मनाने की कोशिश की मगर उन लोगों के ऊपर कबीर की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद हुआ मगर कबीर के माता पिता नहीं माने तो कबीर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन इसके सिवा उसके पास और कोई चारा न था। वो नम आँखों के साथ अपने घर से निकल पड़ा। उसे जाता देखकर कबीर के माता पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे रोक लिया। फिर कुछ देर मतभेद हुआ और उन्होंने कबीर की बात मान ली और गुलफशा के साथ उसकी शादी के लिए राज़ी हो गए। मगर उनकी एक शर्त थी कि गुलफशा के साथ उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगी और शादी के बाद गुलफशा को उनके ढंग के अनुसार ही रहना होगा। उसे अपना नाम तब्दील करना होगा। उनकी बात पर कबीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि गुलफशा ये सारी शर्तें मान जाएगी।
कबीर अपने घर से निकलकर गुलफ्शा के पास गया और उसे खुशखबरी सुनाई। इसके साथ ही उसने माता पिता की शर्तों के बारे में भी उसे बता दिया। गुलफ्शा तुरंत मान गई। अब कबीर खुशी से फूला न समा रहा था। बस वो गुलफ्शा के साथ शादी के बंधन में बंध जाना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में जल्दी ही ये दिन भी आ गया। कबीर ने अपने घर वालों से गुलफ्शा को मिलवाया और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी करवा दी गई। जश्न हुआ, लोग आए, गुलफ्शा की खूब तारीफ़ें की। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता, क्योंकि गुलफ्शा किसी जन्नत की परी की तरह बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। लोगों को गुलफ्शा का नाम प्रज्ञा बताया गया था और उसके बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि उसकी एक बहन है जो दूसरे मुल्क में रहती है। लोगों ने उन दोनों को बधाइयाँ दी और सब अपने अपने घर चल दिए। इस तरह से कबीर और गुलफ्शा दोनों एक हो गए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपका परिचय कबीर के परिवार से करा देते हैं। कबीर के परिवार में उनके माता पिता और एक बहन रहती है। कबीर की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने पति के साथ कबीर की शादी में आई हुई थी। कबीर ने गुलफ्शा का परिचय सबसे करवाया, फिर ज़रूरी रस्मों रिवाजों को पूरा किया। 2 दिनों में रस्में पूरी हुई और बाकी के रिश्तेदार भी अपने घर चले गए। कबीर का सपना अब पूरा हो चुका था और वो अब खुशी से अपने परिवार में रह रहा था। उसकी अब बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी, वो थी नौकरी। गुलफ्शा भी परिवार में जल्दी घुल मिल गई। कबीर अब एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था, मगर वो इस बात से अनजान था कि बहुत ही जल्द उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो उसकी ज़िंदगी पलट कर रख देगा। शादी को लगभग 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कबीर नौकरी की तलाश करता और घर आकर गुलफ्शा के हाथों का बना खाना खाकर मज़े से सो जाता। एक रात को कबीर गुलफ्शा से बातें कर रहा था, मगर न जाने क्यों गुलफ्शा खामोश थी। वो कबीर की किसी बात पर हाँ या नहीं में ही जवाब देती और चुप रहती। उसके सुस्त पड़े चेहरे को देखकर कबीर ने उससे कहा, गुलफ्शा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गुलफ्शा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। कबीर कहने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश लग रही हो। नहीं, बस थोड़ा सा थकान लग रही है, गुलफ्शा ने धीरे से कहा। तो कबीर बोला, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। देखो, अगर कोई तकलीफ़ है तो बताओ, हम कल सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। गुलफ्शा बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, मुझे बस थोड़ा आराम करना है, मैं आराम करना चाहती हूँ। कबीर कहने लगा, ठीक है, तुम आराम कर लो, हम कल सुबह बात करेंगे। ये कहते हुए कबीर ने गुलफ्शा के ऊपर कंबल डाल दिया और ख़ुद भी सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद दोनों को नींद आ गई और वो सो गए। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। फिजाओं में हवाओं की गूंज सुनाई पड़ रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बिजलियां बड़े खौफनाक अंदाज में कड़क रही थीं। आधी रात का वक्त हो चला था। सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी एकाएक गुलफ्शा की आंख खुली। वो थोड़ी देर सीधा लेटी छत को घूरती रही, फिर बड़े पुरस्कार ढंग से वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने गर्दन घुमाकर कबीर की ओर देखा, जो बेड पर पड़ा सो रहा था। गुलफ्शा बड़ी देर तक अजीब ढंग से कबीर को घूरती रही। उसकी सांसें धीमे धीमे तेज होने लगी और आंखों में हैवानियत सी छलकने लगी। वो घूमकर कबीर की तरफ आकर खड़ी हो गई। पास आकर वो कबीर के पास बैठी और उसके चेहरे को घूरने लगी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और कबीर के बिल्कुल पास लाकर रोक दिए। फिर न जाने उसे क्या सूझी, एक झटके में उसने खुद को कबीर से दूर कर दिया और वो किसी पत्थर के बुत की तरह कमरे में एक किनारे पर खड़ी हो गई। फिर उसका ध्यान एक आवाज़ ने अपनी ओर खींच लिया। ये एक चौकीदार की आवाज़ थी जो ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजाता हुआ गलियों से गुजर रहा था। गुलफ्शा अपने कमरे की खिड़की के करीब आकर खड़ी हुई। उसने ऊपर से देखा कि नीचे एक चौकीदार सीटी बजाता हुआ अंधेरी गलियों में चलता जा रहा था। चौकीदार एक हष्ट-पुष्ट आदमी था। उसे देखकर गुलफ्शा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत खिड़की
खिड़की से नीचे की ओर छलांग लगा दी। मगर तभी एक अजीब घटना हुई। छलांग लगाते ही गुलफशा का सारा शरीर किसी धुएं की तरह होकर फिजाओं में हवा के साथ बहने लगा। यानी गुलफशा अब धुएं की शक्ल में हवा में मंडराते हुए चौकीदार का पीछा करने लगी। जहाँ जहाँ चौकीदार जाता वहाँ वहाँ वो उसके पीछे जाने लगती। एक मोहल्ले में घूमने के बाद चौकीदार को दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता था, लिहाजा वो गलियों से निकलकर एक पतली सी सड़क पर चलने लगा। दूसरा मोहल्ला पहले मोहल्ले से कुछ फासले पर था। उसके बीच में कोई मकान नहीं थे। चौकीदार लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा कि एक लड़की नकाब पहने हुए उसी रास्ते से आ रही थी। चौकीदार को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि रात के इस वक्त कोई लड़की सुनसान रास्ते पर अकेली कैसे टहल सकती है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं किसी मजबूरी के कारण तो वो इस सड़क पर अकेली तो नहीं भटक रही। रात में चोर उचक्कों और लुटेरों का गिरोह इस लड़की को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मदद के इरादे से वो रुककर लड़की को अपनी ओर बढ़ते देखने लगा। वो लड़की धीरे धीरे चलते हुए चौकीदार के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। चौकीदार ने उससे कहा, आपको कोई मदद चाहिए? मैं इस इलाके का चौकीदार हूँ। आपको कहाँ जाना है मुझे बताएं। मैं आपके लिए किसी टैक्सी या रिक्शे का बंदोबस्त कर दूँ। उस लड़की ने कहा, मुझे बस थोड़ी दूर तक जाना है। मेरा घर पास में ही है। अगर आप वहाँ तक चल रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए। चौकीदार बोला, हाँ बिल्कुल, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर चौकीदार आगे आगे चलने लगा। पीछे वो लड़की भी उसके साथ चलने लगी। चौकीदार थोड़ा बातूनी किस्म का आदमी था। वो उस लड़की से उसका नाम, वो कहाँ रहती है, रात के इस वक्त कहाँ से आ रही थी, इस तरह के सवाल पूछने लगा। वो लड़की भी एक एक सवाल का जवाब देती रही। फिर चौकीदार ने कहा, बेटी, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर चलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर वो बोली, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वैसे डर तो आपको लगना चाहिए, और आप मुझसे डरने की बात कह रहे हैं? आप खुद अपनी मौत लेकर साथ चल रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। उसकी बात पर चौकीदार ठिठक कर रुक गया। उसने पलट कर लड़की की ओर देखा और कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर लड़की ने कहा, मतलब साफ है, तू मरने वाला है। ये कहते ही उसने अपना नकाब चेहरे से हटा दिया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गुलफशा ही थी, जो उस बियाबान में भयानक सी शक्ल में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल अंगार की तरह दहक रही थीं और उसके होठों से धारदार नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। हाथ के पंजे किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहे थे। उसको देखकर चौकीदार का खौफ से हाल बेहाल हो गया। उसको अपने शरीर का खून जमता सा महसूस हुआ। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर खौफ के कारण उसकी टांगें जवाब दे गई थीं। गुलफशा अब उसकी ओर बढ़ रही थी। चौकीदार ने अपने बचाव में अपना डंडा गुलफशा के सिर पर दे मारा, मगर गुलफशा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने चौकीदार की गर्दन दबोच ली और बिना देर किए अपने धारदार दांत उसकी गर्दन में गड़ाकर उसका सारा खून चूसने लगी। चौकीदार किसी पंछी की तरह फड़फड़ाने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ पांव ने हरकत करना बंद कर दिया। गुलफशा उसका सारा खून चूस चुकी थी। चौकीदार का जिस्म पीला पड़ गया था और गुलफशा का चेहरा पहले से ज़्यादा निखर आया था। अब वो किसी नॉर्मल इंसान जैसी शक्ल में आ चुकी थी और वो अब पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। रात के सन्नाटे में उसने ज़ोर से हंसकर अपनी खुशी का इजहार किया। खौफनाक हंसी के साथ बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। तभी उसने देखा कि दूर से एक गाड़ी उसकी ओर चलती चली आ रही थी। गाड़ी को देखकर गुलफशा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों पर अपनी जुबान फेर कर चौकीदार के खून का आखिरी हिस्सा चखा और चौकीदार की लाश को उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। और अब गाड़ी में आ रहे
अपने अगले शिकार को देखकर वो खुश होने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग जल्द आपके पास मैं लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।